नमस्कार दोस्तों। मैं विनय पांडे स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज थी उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और सबसे पहले आज मैं 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी में शुरू करूंगा। और जिसमें से जो पहला इसका अध्याय है या पहला चैप्टर है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है, क्यों है और कैसे इसका निर्माण किया गया है। और हमारे देश के लिए और हमारा जो भारतीय समाज है उसके लिए जो संविधान है उसका क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पे हम देखेंगे कि जो संविधान की प्रासंगिकता है वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें जो पहला अध्याय है उसके बारे में। तो दोस्तों, मैं शुरू करूंगा। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी नोटबुक निकालें और उसमें दो तीन चीज अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ उसको आप मेंशन कर लें, क्योंकि किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उस अध्याय की जो शुरुआत है वो कैसे, और वो जो अध्याय है वो क्यों किसी किताब में डाला गया है, और उस जो अध्याय है उस अध्याय का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं को हमें विचार विमर्श या सोचना या विश्लेषण करना चाहिए अपने मन में। तभी हम किसी अध्याय को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो अपना अध्याय 1 है, इसमें संविधान के बारे में तो कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो संविधान की सत्ता है उस संविधान की सत्ता का क्या महत्व है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तीसरा जो बिंदु है उसमें है संविधान, जो देश का हमारा संविधान है ये संविधान बना कैसे, इसका निर्माण कैसे किया गया, और जब संविधान का निर्माण किया गया तो किन किन बिंदुओं पे आपस में विचार विमर्श किया गया, और ऐसे कौन से बिंदु थे जहां पे आपस में मतभेद भी उभर कर सामने आए, और ऐसे प्रत्येक बिंदु भी है जहां पे आपस आपस में सहमत भी बनी। तो इन सभी बिंदुओं पे हम देखेंगे कि इस अध्याय में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो संविधान है हमारा, इस संविधान के बारे में इसको शुरू करने से पहले जो पहला अध्याय है तो इसमें आप लोग दोस्तों जो कार्टून वगैरह बने हैं, जो परिचय है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपको बेसिक या ये जो बिंदु हैं, जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है, इसलिए आपको इस अध्याय को पढ़ने में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से मददगार हो सकती है। ये जो इस अध्याय से पहले की जो चीजें हैं या जो कार्टून में लिखा गया है, जो चित्र बनाए गए हैं, इन सभी बिंदुओं को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। मैं मोटे तौर पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान समाज को क्या देता है। मतलब कोई भी देश है, अगर उस देश में संविधान का निर्माण किया गया है तो निर्माण से उसका लाभ जो देश है उसको क्या होगा, अर्थात कि जो उस देश के भीतर या देश के अंदर रहने वाली जनसंख्या है उस जनसंख्या के लिए संविधान क्या देता है, अर्थात उस समाज को क्या इससे फायदा होगा। ठीक है। और संविधान जो है समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, तो हमें ये जानना है कि जैसे मान लीजिए आप छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप एक घर में रहते हैं, आपके घर में जैसे कोई एक बड़ा बुजुर्ग होगा, उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द जो हमारा पूरा परिवार है वो चलता होगा। उसी प्रकार हमारे देश के स्तर पे एक केंद्र सरकार होती है और उसी के इर्द गिर्द जो है हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो चलती है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम आगे डिस्कशन करते हैं। और भारत का जो संविधान है वो कैसे बनाया गया, और जो भारत का संविधान था इसको बनाते समय हमने किन किन देशों के संविधान का अनुसरण किया, और कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जिनको हमने अपने संविधान में समाहित किया है, तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आपस में चर्चा करेंगे और इसके बारे में आज
डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानने का ये प्रयास किया जाता है कि संविधान क्या है। बेसिकली संविधान क्या है और इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने छोटा सा एग्जांपल देता हूं व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके, कि जैसे मान लीजिए आपने अपने पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल बनाया, ठीक है ना। तो उस टाइम टेबल का महत्व क्या है, और ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को आपके द्वारा जो बनाया गया है, इसका कारण क्या है, मतलब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और ये जो टाइम टेबल आपने बढ़ाया है अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसकी कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए इसकी भूमिका क्या है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हम अपने व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके इस अध्याय को हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो संविधान का हमारा चैप्टर है। तभी शायद हम बहुत बेहतर तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे या इंटरलिंक कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं तो दोस्तों लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे वो तो ठीक है, पढ़ लेंगे और चीजें लगभग समझ भी आ जाएगी, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो हमें लंबे समय तक याद रहता है, वो चीजें सिर्फ वही होती है जब हम कोई चीज अपने व्यवहारिक जीवन में उतार कर करते हैं। कहीं ना कहीं वो फिर हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेट करती हैं, और हम कहीं भी किसी भी मुद्दे पे अगर बात करते हैं या इवन कोई भी चीज हमें लिखना है, तो शायद बहुत बेहतर तरीके से और उदाहरण दे के हम लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस अध्याय को हम करने से पहले इसके बारे में जो छोटी सी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको तो मैं मतलब आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा जो कार्टून में है या जो अन्यथा जो इतनी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है उनके बारे में, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। मतलब वही है, संविधान बेसिकली है क्या, एक प्रकार का नियमों का समूह होता है या दस्तावेज होता है। कैसे, मतलब जो संविधान है ये अगर आप ये तालमेल की जो बात करता है या भरोसा दिलाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको मैं दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप अपने ग्रुप में हो या क्लास में हो, ठीक है ना, आप अपनी कक्षा में एक मॉनिटर हो, ठीक है ना। तो एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर के इर्द गिर्द जो है सारे बच्चे होते हैं, और वो जो मॉनिटर होता है वो किसको रिपोर्ट करता है, अपने शिक्षक को रिपोर्ट करता है। लेकिन वो जो क्लास है पूरी, वो अपने क्लास टीचर के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद जो सेकेंडरी या द्वितीयक जो चीज होती है वो मॉनिटर होता है, जो जिसको रिपोर्ट कौन करता है, क्लास के अन्य बच्चे। मतलब कि जो नियम होता है, कोई भी रूल होता है, वो हमें किसी भी संस्था को, किसी भी समाज को और किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। अगर नियम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में अव्यवस्था फैलती है। जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा परिवार है या संयुक्त परिवार है, वहां पे अगर मान लीजिए किसी बड़े बुजुर्ग के जो आदेश होते हैं या जो रिस्पेक्ट होती है, उसके अनुसार अगर चीजें चलती है, तो वो जो परिवार है कहीं ना कहीं वो संयुक्त परिवार हमारा बना रहता है। अगर वहां पे हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है या उनकी बातों का अनुसरण नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार क्या होता है, बिखरता है। और जब बिखरता है तो हमारे परिवार में विघटन होता है, और इसमें परिवार में विघटन के साथ आपस में हिंसा भी हो सकती है, या आपस में लड़ाई झगड़े की बात चीजें चीजें आती हैं, और आपस में बंटवारे की भी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं परिवार में एक एकता नहीं बन पाती है। तो उसी प्रकार हम इसको अगर देश के संविधान से जोड़ें कि मतलब जो संविधान है इसका देश के लिए महत्व क्या है, तो ये जो संविधान है हमें समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं और जो लोग हैं, जो राज्य हैं, सबको संयुक्त करने के लिए, आपस में एकता स्थापित करने के लिए जो संविधान है वो महत्वपूर्ण है। तो हमें इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमें एक नियम के दायरे में रहना पड़ता है। तभी हम उस चीज को सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके बारे में लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला दोस्तों अध्याय है, इसकी जो सेकंड इसका पैराग्राफ है, इसमें देखते हैं कि जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार मैं रीड कर देता हूँ फ्लो में। कि जैसा इसमें लिखा है, कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं,
यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं, उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वे और आधारों पर भी भिन्न है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग जात के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनकी अपनी जो धार्मिक चीजें हैं वो अलग हैं और उनमें आपस में कोई समानता नहीं है और जो और अन्य आधार हैं वो भी अलग हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर किसी को कोई भी धर्म मानना है, अगर कोई इस्लाम को ग्रहण करना चाहता है, हिंदू को ग्रहण करना चाहता है, ईसाई को, मतलब किसी भी धर्म को माने, उससे दिक्कत नहीं है। अपने धर्म के प्रति सम्मान और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम किसी अपने धर्म को लेके किसी दूसरे के सामने जाएं और ये कहें कि जबरदस्ती से हम ये कहें कि भाई तुम हमारे धर्म को मानो, हम उससे मतलब एक हिंसात्मक तरीके से या उसको बाध्य करें कि नहीं तुम्हें हमारे धर्म के का प्रचार करना है, हमारे धर्म को अपनाना है, ये चीजें गलत है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी धर्म को ग्रहण करता है या किसी धर्म को मानता है या उसके बारे में प्रचार प्रसार करता है, वो दिक्कत नहीं। जब हम किसी को किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार या मानने के लिए कहते हैं, वहां पे दिक्कत होती है। बाकी हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करने का अधिकार है और दूसरे के धर्म को भी सम्मान करना चाहिए। ये हमारे संविधान की जो संविधान में प्रावधान है वो चीजें हैं कि हमें किसी भी दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, ना ही अपमान करना चाहिए। हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान करना जरूरी है, चाहे जो भी हो इस धर्म में। क्योंकि भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें हर व्यक्ति के जो धार्मिक मामले हैं उनमें किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपना व्यापार करने का अधिकार होता है, शिक्षा कर लेने का अधिकार होता है, उसे कहीं जाना है, क्या करना है, ठीक है ना? उन सब चीजों के बारे में संविधान मतलब जो भारत का संविधान है उसमें हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिया है और लोग उसका इस्तेमाल या उसका उपयोग करें अपने जीवन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना भी जरूरी है। आज देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है वर्तमान समय में कि जो अपने अधिकारों के बारे में जानती ही नहीं कि हमारे अधिकार हैं क्या। बेसिकली उनको संविधान के बारे में पता ही नहीं है। जो अधिकार हैं संविधान के वो महज मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरीके से या अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी कि संविधान क्या है और संविधान में जो दी हुई चीजें हैं वो हमारे अधिकार हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। अलग अलग शौक, सिनेमा से लेकर किताबों तथा उनकी पसंद अलग अलग, उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए, लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए, कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम होता है, तभी वो समाज या वो देश संगठित होता है, आपस में एकता रहती है। नहीं तो वो समाज या उस देश में कहीं ना कहीं आपस में उसका जो विघटन हो जाता है और जो चीजें होती हैं, जो उसकी इकाइयां होती हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाती हैं और दरारें आ जाती हैं। इस वजह से जिसका फायदा, अगर हम आपस में ही लड़ाई झगड़े करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो तीसरा व्यक्ति है, और परिवार के स्तर की अगर मैं बात करूं और देश के स्तर पे, तो दूसरा देश इसका फायदा उठाता है। जैसे कि पाकिस्तान भारत के संदर्भ में
चाइना है वो भी भारत के संदर्भ में इस चीज का बेनिफिट, या अन्य राष्ट्र भी इसका फायदा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से उठाते हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि हमें आपस में एकता स्थापित करने और हमारे समाज को सही तरीके से चलाने में जो संविधान है इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये हमें नियम प्रदान करता है या प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के आधार पर लोग चलते हैं। और चूंकि इसके तहत इसके बताए हुए जो चीजें हैं, जो प्रावधान है, उसके अनुसार मनुष्य नहीं चलेगा तो सजा का भी प्रावधान है। इसलिए हमारे समाज, हमारे देश को चलाने के लिए संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम आगे देखेंगे, चूंकि ये दोस्तों जो चीजें थी ये एक तरीके से एक सार था कि किसी भी चीज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी था। तो वो है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किस चीज पर अधिकार, इनका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह के को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिस समूह के सभी सदस्य जानते हो तथा आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। कहने का तात्पर्य वही कि किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी, मतलब जो नियम है, हमें किसी भी चीज को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है और जिससे आपस में समन्वय बना रहे, किसी प्रकार का मतभेद ना हो। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ ये जान लेना पर्याप्त नहीं होगा कि हमें ये हमारे नियम है, ये हमारे अधिकार है, बल्कि उसको हमें अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहिए या उसे लागू करना चाहिए, तभी उसका असलियत में फायदा होता है मनुष्य को। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी निकाय है या एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से हम अपने अधिकारों को, अर्थात जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, उनको हम लागू करवा सकते हैं या वहां पे न्यायालय में जा सकते हैं। इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो संविधान में सजा का भी प्रावधान है। तो जानते हैं कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे चीजें हमको नोटिस करनी है कि संविधान आखिर करता क्या है, संविधान को क्यों लाया गया है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि बेसिकली ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नियमों का एक समूह होता है जो कि यह हमारे समाज के लोगों के बीच आपस में समन्वय और विश्वास को पैदा करता है। और अगर मैं किताबी भाषा में जाऊं तो आप इसको सामने देख सकते हैं कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब इसमें आगे दोस्तों देखेंगे कि जैसे कुछ चीजें हैं, ये आप छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। मतलब जो निर्णय और निर्माण, जो इसकी शक्ति की विशिष्टताएं हैं वो क्या है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। अर्थात कोई राज्य है उसका निर्माण कैसे होगा, उसका शासन कैसे होगा, तो वो सभी प्रावधान हमारे संविधान में होते हैं। मतलब एक राज्य का निर्माण कैसे होगा और वो शासन कैसे होगा, वो सारी प्रक्रियाओं का, उन सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख कहाँ पे होता है, संविधान में होता है। और संविधान क्या है, बुनियादी सिद्धांतों का या बुनियादी नियमों का एक समूह होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं, फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम से हम पर शासन हो। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए अब घर में दो लोग हैं, ठीक है ना,
और आपके एक बड़े बुजुर्ग हैं कोई, वो कोई चीज मतलब कोई चीज आप दोनों से बात करते हैं कि भाई हमें ये चीज करना है। तो आप मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है ना। एक भाई ये कहता है कि भाई मुझे ये तरीका पसंद है, दूसरा कहता है भाई मुझे वो तरीका पसंद है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके मेन घर के जो मुखिया हैं, वो दोनों लोगों की बातों को सुनेंगे। लेकिन जब आप दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो शायद है कि वो नियम नहीं बन पाए, क्योंकि उस नियम को व्यवहारिक सही तरीके से उसको जो व्यवहारिक रूप है उसको नहीं दे पाएंगे जब आपस में मतभेद होगा। तो हमें आवश्यक क्या है, आवश्यकता इस बात की है कि हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, अर्थात कुछ बातें इसकी और कुछ बातें उसकी, और दोनों की जो मिली जुली बातें हैं, जो सकारात्मक बातें, उनको हमें लेना है। और जिससे एक नियम बनेगा, और वो नियम किसके पास जाएगा, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, और उस पे उनका हाँ या ना, अर्थात वो उसको स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते, वो उनके ऊपर निर्भर है। अगर स्वीकार करते हैं, दोनों को बराबर जो आपने मत दिया है, जो उन्होंने मत दिया है, तो दोनों की कहीं ना कहीं बातों को सुना गया है उसमें, और इस तरीके से आप दोनों संतुष्ट भी रहेंगे, और वो नियम कहीं ना कहीं आपके परिवार पर लागू हो जाएगा, और उसी के आधार पर हमारे घर समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं। उसी प्रकार यही चीजें सेम जो है समाज या राष्ट्र के स्तर पे चीजें होती हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए किसी नियम को लेके आपस में डिस्कशन हुआ, एक ग्रुप ये कहता है कि भाई ये नियम बेहतर है, दूसरा कहता है ये नियम बेहतर है, लेकिन एक इस बात पे जोर पकड़ता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही अच्छा है, और दूसरे ने जो कहा है वो खराब है। तो आपस में विवाद हो गया। अब इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, ये बड़ा मैटर है। तो अब देखते हैं कि आगे की जो बातें एनसीईआरटी में क्या दी हुई है। अतः यह निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को कौन बनाएगा, अर्थात जो नियम होंगे उस नियम से हमारा जो समाज वो शासित कैसे होगा, और उसके आधार पर जो नियम है वो कैसे बनेंगे। मतलब हमारे समाज को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों का आधार क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा संविधान। तो संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है, वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। अर्थात जो शक्ति का मूल वितरण का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास शक्ति का सकेंद्रण हो, मतलब वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो कि जो चाहे वो करे, उसकी जो मर्जी वो करे, वो दूसरे के चाहे तो दूसरे के अधिकारों का हनन करे, दूसरे के खिलाफ चाहे हिंसात्मक रवैया अपनाए, या दूसरे की जो आवश्यक बुनियादी वस्तुएं हैं उनसे उसको वंचित करे। मतलब एक तरीके से किसी एक पक्ष का या किसी एक व्यक्ति का समाज में इतना प्रभावशाली हो जाना कि जो दूसरा तबका है, जो दूसरा वर्ग है, उसकी हर आवश्यकताएं, जो बुनियादी आवश्यकताएं, उससे उसको वंचित कर देना। तो ये चीजें समाज में या देश में अव्यवस्था ना पैदा हो, इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है राष्ट्र के स्तर पे। लेकिन ये जो संविधान है ये कैसे बनेगा, और इसके जो कानून है वो कौन बनाएगा, और इसके जो प्रावधान है वो कैसे तय किए जाएंगे, ये सारी बातें हम आगे देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे कि राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक प्रावधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। देखिए, जो लोकतांत्रिक देश है वो अपने यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर गर्व क्यों करते हैं। बेसिकली वहां पे जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर जनता की सुनी जाती है, जो वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ना, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए जो लोकतांत्रिक देश है और वहां की जो जनता है उनके अधिकार ज्यादा सुरक्षित हैं इन कंपैरिजन किसके, जो राजतंत्रात्मक शासन होता है और जो सोवियत संघ का जैसे जो संविधान था वहां पे, अर्थात साम्यवादी जो गुट होता है या जो समाजवादी हैं, इनकी तुलना में जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, यहाँ पे अपने देश की जो जनता होती है
उनके अधिकार ज्यादा सुरक्षित होते हैं और यहाँ की जनता के पास ज्यादा स्वतंत्रता होती है कि वो कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। अब कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना, वहां पे जनता सीधे तौर पर भाग लेती है, लेकिन हाँ, ये कार्य जनता कैसे करती है, अर्थात अगर कोई निर्णय है, वो निर्णय जनता कैसे लेती है और उसमें जो उसकी भागीदारी है वो कैसे होती है, इन सभी बातों को, मतलब इन सभी जो बातें हैं, इनको एक साथ करना, मतलब किस तरीके से किया जाता है, ये चीजें इतनी आसान है नहीं। इनके लिए भी एक नियम होता है या तो कुछ प्रावधान होते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो उस देश की जनता होती है उसको भी पालन करना होता है और उसी नियम के दायरे में रहकर भी उसे कोई भी निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए और प्राचीन यूनानी पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपके क्षेत्र में सांसद और विधायक होते हैं ना, उनको आप लोग वोट देते हैं और वोट देने के बाद वो जब निर्वाचित होते हैं, मतलब अगर सांसद है तो वो लोकसभा में आएगा और अगर विधायक है तो कहीं ना कहीं राज्य की विधानसभा में जाएगा और फिर वो अपने क्षेत्र के बारे में, अपने जो क्षेत्र की जनता है उसके बारे में अगर कोई समस्या है अपने एरिया से संबंधित, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि होता है, वो लोकसभा का अगर प्रतिनिधि है तो लोकसभा में उठाएगा, अगर राज्य के स्तर पर विधायक है तो वो राज्य की विधानसभा में उठाएगा। अर्थात जो जनता है, जो चुनती है, वो अपने क्षेत्र विशेष के संबंध में जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य सरकार है, तो उनके बारे में उनको परिचित कराते हैं कि ये समस्याएं हैं भाई, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें जो पैसे की जरूरत है, जो योजनाओं की आवश्यकता है, उन सभी चीजों को इस क्षेत्र में आप लोग उपलब्ध कराइए ताकि उस देश की जो जनता है या जो उस राज्य की जनता है या उस क्षेत्र की जो जनता है उसको उस चीज से फायदा मिले। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। अर्थात जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में एक चीज जो क्लियर कट बात है वो ये है कि जो कानून है, कानून का निर्माण कौन करेगा? संसद करेगी। और इस संसद का गठन भी एक विशेष, जो संसद है इसका गठन कैसे होगा, इसके लिए भी एक प्रावधान है। कैसे कि किसी समाज में कानून कैसे, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। अर्थात जो कानून होगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमें अपने देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता है, ठीक, समाज में। अब उस कानून को बनाएगा कौन भाई? अब ये भी तय करना हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए जो कानून बनाना है, जो व्यक्ति कानून बनाएंगे वो ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि मतलब उनको किसी चीज के बारे में पता ना हो, अपने क्षेत्र के बारे में उनको कोई जानकारी ना हो या बिना पढ़े लिखे लोग, मतलब वो ऐसे लोग हों जो कानून का निर्माण करें। वो अपने जो क्षेत्र की जनता है, अपने जो राष्ट्र की जनता है या अपने समाज के बारे में, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा भूभौगोलिक जो क्षेत्र है, जो हमारी राजनीति, उसके बारे में जो एक समग्र समझ रखता हो, उस व्यक्ति को अगर हम चुनकर भेजते हैं कि ये व्यक्ति इसकी भागीदारी जो है कानून बनाने में हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग जब आपस में बैठेंगे और किसी कानून का निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कानून में पूरी तरीके से तो नहीं कहता कि पूरी तरीके से चीजें त्रुटिपूर्ण रहित होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कानून होगा ये लगभग 70-80% चीजें ऐसी होंगी जो सही तरीके से होंगी। बाकी समय के साथ चीजें जब परिवर्तित होती है तो हमें अपने जो कानून है, जो संविधान है, उसमें कुछ चीजें, नई नई चीजें जोड़नी पड़ती हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं उन्हें हटानी पड़ती हैं समय के अनुसार। जैसे संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार की शक्तियों पर अगर मैं बात करूं कि सीमाएं क्या है,
जैसे जो सेकंड पॉइंट है कि यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता से ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है। देखिए, जो मैं पहले ये बातें कर किया हूं आपसे, वही चीजें हैं कि मतलब कोई भी कानून बनाना है तो वो कानून सही है या नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति को हम चुनकर ना भेज दें अपनी संसद में कि वो व्यक्ति मतलब पढ़ा लिखा ना हो, या अपने समाज, अपने देश या अपने राष्ट्र के बारे में, अपनी जनता के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं हो। तो वही चीजें लिखी हुई है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो चीज मैंने बोल दिया है। अब आगे देखिए, इसमें जैसे नीचे का जो पैराग्राफ है, इसमें सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेगा। सीधी सी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जो है ना तो किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती, और ना ही सरकार ये कह सकती कि तुम इस जाति से संबंधित हो, तुम यहाँ पे न पानी नहीं ले सकते हो, या जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा तुम नहीं कर सकते हो। तो यही सारी बातें हैं कि मतलब सरकार किसी व्यक्ति को किसी के धर्म के आधार पर, किसी जात के आधार पर किसी भी चीज से वंचित नहीं कर सकती। सरकार का ये कर्तव्य होता है कि देश के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग जो वंचित वर्ग हैं, और उनके जो अधिकार है, उनको, उनके अधिकारों को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है। और जो भी सरकार योजनाएं लाएगी वो समाज के जो वंचित वर्ग हैं और उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो और सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो, ताकि जो समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी मूलभूत या बुनियादी जो आवश्यकताएं उनसे वंचित है, वो उनकी जरूरत को पूरी करे। तो इस वजह से सरकार जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठाती जो हमारे समाज के जो वंचित वर्ग है उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हो। लेकिन जैसा कि आप लोग देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में कि ये चीजें पूरी तरीके से आज भी लागू नहीं है। आज भी देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मूलभूत बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, जैसे स्वच्छ पानी, शौचालय या जो पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, इनसे आज भी वंचित है। और बेरोजगारी की तो बात ही आप छोड़िए। और देश की जनसंख्या जैसे जितनी तेज गति से बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो सरकार सुविधाओं का सृजन कर रही है, वो उतनी परिपूर्ण है नहीं, और समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी वंचित है। और कहीं ना कहीं जो मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं उनकी आप हालत देख सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि सरकार को मतलब ऐसे कानूनों का प्रावधान करना होगा जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हो। जो कानून है वो भेदभावपूर्ण ना हो और किसी भी समाज के साथ कोई अन्यायपूर्ण चीजें ना हो, ना ही उनके अधिकारों का हनन हो। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो समाज का एक आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग होता है, वो जो गरीब लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का शोषण करता है। अतः संविधान का जो तीसरा काम है वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यस, ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्या कहता है कि संविधान है, संविधान जो है अपने सरकार, मतलब संविधान का काम तीसरा क्या क्या कहता है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन न केवल नागरिकों पर बल्कि सरकार पर भी होना चाहिए। कई बार सरकार जो है इतनी निरंकुश हो जाती है कि वह जो अपने कानून या अपने संविधान के अगेंस्ट जाके चीजें करती है, और कहीं ना कहीं उससे फिर नागरिकों को नुकसान होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। तो जो संविधान है वह सरकार को निरंकुश होने से भी रोकता है, और इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। जब भी सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो नागरिक आसानी से सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। उसके पास अधिकार है आर्टिकल 32 के माध्यम से, आर्टिकल 13 है इसके माध्यम से। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का हनन पे
सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32। जैसे संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये सरकार पर कहीं ना कहीं युक्त युक्त निर्बंधन लगाते हैं। मतलब सरकार इतनी निरंकुश तरीके से कार्य नहीं कर सकती कि वह राज्य के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज करे। अपने कानून निर्माण के समय कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। मतलब ये है कि सरकार जो किसी व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति घर में बैठा है और उसके पास जाए सरकार और पुलिस को आदेश दे, वो पुलिस वहां पे उस नागरिक को उठाए और जेल में डाल दे। ये चीजें नहीं है, क्योंकि एक जो लोकतांत्रिक देश है वो संविधान से चलता है, और संविधान से जब वो देश चलेगा तो कहीं ना कहीं वो देश की जो सरकार है वो मनमाने तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकती है। उस पर कुछ न कुछ जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं या युक्त युक्त निर्बंधन होते हैं वो कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं, ताकि नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो, सरकार इतनी निरंकुश ना हो जिससे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे उसको वंचित किया जा सके। सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। मतलब ये है कि नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे स्वतंत्रता की कुछ स्वतंत्रताओं की अगर मैं बात करूं, भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकालीन में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो देश का नागरिक है, उस नागरिक को जो ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन पर अगर कोई ऐसी देश के ऊपर आपातकाल का जो समय होता है या आपातकाल परिस्थितियां निर्मित होती है, उस समय नागरिकों को प्रदान की गई कुछ स्वतंत्रताएं हैं, उन पर कुछ सीमाओं को आरोपित किया जा सकता है। वहां पे ये चीजें फिर गलत नहीं है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य की मैं बात करूंगा। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी के अनेक संविधान, जिसमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। कहने का तात्पर्य है कि जो पहले के संविधान होते थे उसमें क्या चीजें होती थी, जैसे कि निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के जो संविधान थे, और 20वीं शताब्दी के संविधान में भारत का भी संविधान उसी में है, और एक अच्छा उदाहरण है, जैसे कि एक बेहतर ढांचा प्रदान करता है और जिससे सरकार जो है सकारात्मक तरीके से कार्य कर सकती है, समाज की जो आकांक्षाएं हैं उसके लक्ष्यों को अभिव्यक्त दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिससे जातिगत भेदभाव न हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपने सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहासों का उदाहरण है। मतलब ये है कि किसी भी देश में जो सरकार होती है वो सरकार को इतनी सक्षम हो, इतनी शक्तिशाली हो कि अगर कोई निर्णय लेना है या कोई कार्य करना है तो उस कार्य को वो अंजाम दे सके। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं कि जो भी सरकार, जैसे आप लोगों के द्वारा जो मत दिया जाता है, उस मत में मतलब किसी एक पार्टी को आपने अपना मत दिया, वो पार्टी अगर बहुमत तरीके से सत्ता पे काबिज हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो कार्य करेगी वो कार्य स्वतंत्र तरीके से करेगी और इससे नागरिकों को फायदा होगा। अगर चूंकि गठबंधन की जो सरकारें बन जाती हैं वो आपस में ही लड़ती रहती हैं, जिस वजह से
नागरिकों और देश का विकास करने की बजाय या नागरिकों के अधिकारों या नागरिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनको लाने की बजाय ये आपस में ही इनके बीच विवाद होते रहते हैं और सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि एक मजबूत सरकार जो है सही तरीके से और देश का और अपने देश के नागरिकों का सही तरीके से विकास कर सकती है। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्ली भेदभाव को मिटा सके। मतलब ये कहने का है कि किसी भी देश को चलाने के लिए वहां की जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए उस राष्ट्र के लिए संविधान या नियमों का एक समूह होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना नियम के बिना संविधान के कोई भी राष्ट्र सही तरीके से नहीं चल सकता, ना ही वहां पे व्यवस्था बनाई जा सकती। वहां पे कहीं ना कहीं फिर एक अराजकता का माहौल, अगर संविधान नहीं होगा, अगर नियम नहीं होंगे किसी भी समाज पे या किसी भी देश पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें जो होंगी वो अव्यवस्था फैल जाएगी और जो एक तरीके से समाज को सही तरीके से जो संचालित करने वाली जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी, जिससे आपस में कहीं ना कहीं मतभेद और हिंसात्मक चीजें होने लगती हैं और इससे क्या होता है देश के स्तर पर और समाज के स्तर पर कहीं ना कहीं जो हमारे बीच की एकता होती है वो समाप्त होती है और इससे राष्ट्र का समाज का विघटन होता है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। जो भारत के जो संविधान निर्माता थे उनका जो मानना था ये था, जब संविधान निर्माण को लेकर जब चर्चा हो रही थी, जब आपस में इनकी बैठकें चल रही थी, उस समय ये आपस में इस बात पर बल दे रहे थे कि जो संविधान है उसमें कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे देश के नागरिक है उनकी गरिमा और उनके आत्मसम्मान में किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी ना हो जिससे कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और गरिमापूर्ण जीवन जीने में कोई समस्या आए। भारतीय संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। अर्थात अगर भारत की जो सरकार है अगर कोई लोक कल्याणकारी कदम उठाना है तो संविधान में ऐसे प्रावधान है जिससे सरकार जो है अपने राज्य के नागरिकों के लिए जन कल्याण हेतु कार्यकारी कदम उठा सकती है, कोई योजना ला सकती है, कोई कानून बना सकती है। न केवल नागरिक बल्कि जंतु जीव जंतु इनके जो शिकार होते हैं, अवैध शिकार होते हैं, इनको भी रोकने के लिए, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं जो हमारे संसाधन होते हैं इनका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे राष्ट्र के विकास में। इस वजह से सारी चीजें जो है इनको मतलब एक तरीके से किसी भी चीज को संचालित करने के लिए एक नियम होता है और ये नियम या ये समूह या ये योजनाएं या मतलब कोई भी कदम ऐसा उठाना है तो हमारे पास संविधान और सरकार जो है संविधान का अनुसरण करेगी। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त और संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में पाए जाते हैं। जो हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है मतलब जो भी आवश्यक पूर्ण चीजें हैं, चाहे मौलिक अधिकार की बात हो, चाहे लोक कल्याणकारी की बात हो, संप्रभुता की बात की हो, ठीक है ना, हर एक चीज, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, मतलब किसी भी चीज की उसका जो सारांश है, जो उसका मूल भाव है, जो बुनियादी जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें दिया गया है। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। जो संविधान है इसका चौथा काम है कि सरकार को ऐसी मतलब सरकार को जो शक्तियां देने का कार्य करता है वो कौन करता है? संविधान। तभी तो सरकार कोई कानून बना सकती है अपनी जनता के हित के लिए, एक समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना कर सकती है। वो कैसे? वो होगा संविधान के माध्यम से। और संविधान जो है सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है। अगर मान लीजिए सरकार ने कोई नियम ऐसा बनाया जो जनता के हितों के खिलाफ है तो जनता के पास अधिकार है वो आसानी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकती है और अपनी बातें रख सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को अगर ऐसा लगता है
जो दलीलें दी गई हैं, अगर कोई कानून प्रासंगिक नहीं है, उससे हमारे समाज और देश की जनता का कोई नुकसान होता है, तो निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून को अवैध घोषित कर देती है या सरकार को मना करती है कि आप इसको वापस करें। जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में जो कृषि कानून था, इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई ये इससे कहीं ना कहीं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके अधिकारों का अगर हनन है तो आप इसको वापस लीजिए। और अंततः 1 साल के बाद देखिए सरकार को झुकना पड़ा देश की जनता के सामने। अगर जनता किसी चीज से सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून से सहमत नहीं है तो निश्चित तौर पर उस कानून का कोई औचित्य नहीं होता है कि सरकार उसको लागू करे, क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था वो जनता के हितों को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। हाँ, जहां राष्ट्र की अस्मिता, संप्रभुता और की चीजें हों वहां पर मतलब थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि जो समाज का अ, एक वर्ग है वो मतलब ऐसा ना हो कि वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण किसी कानून का विरोध कर रहा है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो दायरा हो काफी व्यापक हो और इस बात को हमें समझ में आए या ऐसा लगे कि हाँ वाकई में जो विरोध हो रहा है ये जनता की आवाज है। ऐसा नहीं कि जो किसी द्वेषपूर्ण तरीके से या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से किसी कानून का विरोध करे, तो वहां पे ये चीजें संभव नहीं है। जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। जैसे कि कहने का तात्पर्य है कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण मतलब कि पर्यावरण संरक्षण कैसे, जैसे जीव जंतुओं के शिकार को रोकने के बाद पेड़ पौधे लगाने की बात, जंगल को काटने से रोकना और जो हमारे देश के नागरिक उनके उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इन सभी बातों के बारे में जो है प्रावधान किसमें होते हैं, संविधान में। सरकार धीरे धीरे सभी लोगों के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं, मतलब जो देश की जनता है उनके लिए रहने के लिए घर और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उनका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। मतलब यही है कि किसी भी देश का जो संविधान होगा मूलतः अपने जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो होती है वो और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनके लिए व्यवस्था करती है, ताकि जो हमारे देश का नागरिक है एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। जैसा कि आर्टिकल 21 में आप लोगों को पता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का प्रावधान है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान की अगर मैं बात करूं तो आखिर जैसे इसमें लिखा है कि आखिरी और शायद सभी महत्वपूर्ण बात है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ है यह है कि संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा ये कि संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यही कि अगर मान लीजिए जो देश का संविधान होता है वो हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में बात करने की स्वतंत्रता देता है और वो सरकार से इस बात की मांग करता है कि भाई ये आवश्यकताएं हैं, इनको पूरे करने के लिए या हमें उपलब्ध करवाए। सरकार से वो अपनी बात रख सकता है कि भाई जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं या जो स्वतंत्रताएं हैं उनका वो प्रयोग करने के लिए संविधान का सहारा ले सकता है या संविधान को इस बात के लिए रख सकता है कि भाई ये चीजें संविधान में दी गई हैं और हमें इस चीज से क्यों वंचित किया जा रहा है। मतलब हम अगर अपने अधिकारों की बात करेंगे तो हम उसका आधार किसको मानेंगे, संविधान को मानेंगे और सरकार के सामने रखेंगे अपनी बात कि हमें ये चीज मिलना चाहिए, ये चीज प्रावधान है इस चीज का। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। और तीसरा और अंतिम अब शायद यह संभव हो सके कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों की अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो संविधान है अलग अलग
जैसे राज्य हैं, हर राज्य की अपने यहाँ की जो भूभौगोलिक और जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए जो भी राष्ट्र होता है वो जो संविधान का अपने यहाँ संविधान का निर्माण करता है, वो अपनी यहाँ की जो राजनीतिक और भूभौगोलिक और वहाँ की जो जनता होती है ना, उन सभी परिस्थितियों को देख के उनका निर्माण करता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक राष्ट्र ने संविधान बनाया तो उसकी सारी चीजें समान हो। हाँ, कुछ प्रावधान इस देश के संविधान के, कुछ प्रावधान दूसरे देश के संविधान में जो चीजें हो तो उसमें समानता देखी जा सकती है, लेकिन ये नहीं है कि सारे प्रावधान समान हो दोनों देशों के संविधान में। लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज्यादातर राष्ट्र भी विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कोई भी राष्ट्र है, वो राष्ट्र अगर अपने यहाँ संविधान का निर्माण करता है तो वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां के जो आधार हैं, वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां है, वहां की जो जनसंख्या, उनको ध्यान में रख कर दिया जाता है। जैसे वहां के जो संस्कृत है, जो वहां का कल्चर है, वहां की जो सभ्यता है, वहां की जो भाषा है, उन सभी चीजों को ध्यान में रख कर किया जाता है। मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीजों को आंख बंद करके दूसरे देश से उसका अनुकरण करें या उसकी नकल करे। संविधान ने इस पहचान को व्यक्ति दूसरे और भारतीय संविधान जातीयता, नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। मतलब जो भारत का संविधान है वो किसी जाति और नस्ल को मान्यता नहीं देता है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो राष्ट्र होते हैं, वो वहां की जो सरकारें होती हैं, उनके बीच जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, उसके लिए अलग अवधारणाएं होती है और वो अवधारणाएं जो है कहीं ना कहीं हमारे देश की, हमारे समाज की एक पहचान बनती है। संविधान की अगर मैं सत्ता की बात करता हूं तो हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। जैसे कहां पहुंचे, क्या समझे, इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। भाई सरकार, चूंकि भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत जो संविधान है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। वो किसी भी धर्म को ना मानता है और ना किसी व्यक्ति को यह कहता है कि आप इस धर्म को माने। वो सभी धर्मों सभी धर्मों को मानता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की इजाजत होती है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मतलब ये है कि जो समाज में विषमता है उसको कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है, ठीक है। और संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसकी सभी को पालन करना। मतलब ये है कि जो संविधान है वो एक सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। सरकार हो, नागरिक हो, न्यायालय हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, कोई भी हो, मतलब जो भी कार्य होंगे वो होंगे संविधान को आधार बना के। संविधान के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करके आप कुछ चीजें ऐसी नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी चीजें हुई नहीं है। आपने इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आपने देखा कि कितने संविधान संशोधन करने पड़े थे उस दौर पे, और कई बार संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना थी उसका उल्लंघन था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में इस चीज को भी तय कर दिया था कि जो भी चीजें हैं अगर संविधान के मूलभूत जो ढांचा है उसके खिलाफ है तो वो चीजें अवैध मानी जाएंगी, उसको हम प्रासंगिक नहीं मानेंगे। अब हम जानते हैं संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। मतलब यही है कि जो संविधान है एक लिखित दस्तावेज है। जैसे भारत का संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है और राज्य के बारे में कई प्रावधान है। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जो संविधान है उसमें इस बात के सारे प्रावधान होते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे करना है और हमें किन किन नियमों का पालन करना होगा, वो सारी चीजें क्या है संविधान में है। संविधान एक ऐसा
नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर हमारा राष्ट्र चलता है, हमारा समाज चलता है, हमारी जो सरकार होती है, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका, ये तीनों चीजें चलती हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई मतलब इंग्लैंड का जो संविधान है उसके पास, लेकिन लिखित नहीं है जैसा कि भारत के पास है, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णय की एक लंबी श्रृंखला जिसे सामूहिक रूप से संविधान उनके पास भी है लेकिन लिखित नहीं जैसा कि भारत के पास। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख, मतलब यही है कि जो उपरोक्त बिंदु हमने अभी डिस्कस किया है, तो जो जो बिंदु हैं जिन जिन चीजों में हम मतलब कार्य कर सकते हैं उनका एक ये क्या करता है, दस्तावेजीकरण करता है, मतलब उनको एक संगठित रूप देता है और उसके आधार पर हम इसी के आधार पर चीजों को करते हैं जो हमारे राष्ट्र के हित में हो, हमारे समाज के हित में हो। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, केवल थोथे शब्द या और कुछ, मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग हैं जो संविधान का निर्माण तो कर लेते हैं लेकिन उसके जो मूल भावना है उसके मूल भावना के खिलाफ कार्य करते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे अफगानिस्तान में देखिए क्या मामला चल रहा है, पाकिस्तान को आप देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, मतलब संविधान देखिए देखने में पढ़ने में बहुत अच्छी है लेकिन जो चीजें होती हैं जो हमारे नागरिकों पे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका ना, वो चीजें जो होती हैं वो सही तरीके से, वो संविधान की अगर मूल भावना के खिलाफ है तो उस संविधान का कोई महत्व रह नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अगर संविधान हमने बनाया है तो वो हमारे नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप हो, हमारी जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, वो संविधान के प्रावधानों का अनुसरण करे। ऐसा ना हो कि इनके जो निर्णय हो संविधान का उल्लंघन करते हो, फिर तो ऐसे संविधान का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका, कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उनके पास इसे बनाने कितनी शक्तियां हैं, ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। देखो अगर सफल संविधानों की बात करें, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि विश्व के स्टेट पीसीएस में कि विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान किन किन देशों के हैं, तो यहाँ पे भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के हैं, जैसे यहाँ पे दिया वो बीच में इंग्लैंड का डाल देगा तो यहाँ पे फिर अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जो विश्व के सबसे सफल संविधान, ऐसे संविधानों के उदाहरण जिन्हें जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, मतलब कि जो यहाँ के संविधान है वो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब ऐसा नहीं इतनी आसानी से इनको नहीं बल्कि इनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। जैसे आपने भारत को देखा, भारत में कितनी आंदोलन हुए और कितने स्वतंत्रता संघर्ष भारत को, और कितने लोग शहीद हुए भारत के। ऐसा ही अमेरिका में क्रांति हुई, दक्षिण अफ्रीका में भी देखिए नस्ल भेद का मतलब कितना बड़ा शिकार था दक्षिण अफ्रीका, और जो ब्रिटेन औपनिवेशिक शक्ति था वहां पे तो कितना लोगों का शोषण किया, वहां जो दास प्रथा थी वो कितने मतलब गहरे तरीके से वहां संचालित की जा रही थी, लोगों को उनके अधिकारों से बिल्कुल वंचित किया जा रहा था, एवं चलने तक का, सोने तक का अधिकार लोगों को पर्याप्त नहीं मिल पाता था। तो यही सारी चीजें हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। जब भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 नवंबर 1946 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसे राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता होती है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी देश या समाज के स्तर पर ये आपस में एकता को स्थापित करता है। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिन्हें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सीधा संबंध करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल है कि संविधान उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं। यही कारण है कि संविधान कोई भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिससे सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह, कहने का तात्पर्य है कि जैसे कुछ देश हैं उन्होंने अपना संविधान बनाने के लिए क्या किया, अपने देश का मत मांगा कि भाई कितने लोग इसके पक्ष में, कितने लोग इसके विपक्ष में हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया।
लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेता जो यहाँ जो भारत का जो संविधान था, इसके संविधान निर्माण को लेकर जो विचार विमर्श किया जाता, जो नेता थे वो बेसिकली इन्हें कहीं ना कहीं जनता के लोकप्रिय, जनता का समर्थन इन्हें प्राप्त था, इसलिए इसे हम यही मानेंगे कि ये लोगों के द्वारा ही बनाया गया संविधान है। क्योंकि जो नेता थे, जैसे आज वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, जो सांसद विधायक किसी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता की पसंद होती है, जनता का मत होता है। तो जो उस क्षेत्र का नेता होता है वो आगे जाके राज्य की विधानसभा या लोकसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको हम ये मान लेते हैं कि इस क्षेत्र की जनता का ही ये व्यक्ति जो आया है, तो कहीं ना कहीं उनकी ही राय और उनकी ही जो बातें हैं या उनकी मांग है, उनकी मांगों को ये व्यक्ति यहाँ पे रख रहा है। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यक को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई है, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। सीधी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो समूह रहते हैं, जो बहुसंख्यक है, निश्चित तौर पर अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, तो जो अपने से कम जनसंख्या वाले लोग हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन, उनके साथ ज्यादती, उनके साथ हिंसा, उनके साथ मारपीट करेंगे, उनकी आवश्यकताओं से वंचित करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलती है, जिनसे जो चीजें होती हैं वो सही नहीं होती, और वो जो छोटा समूह होता है उसके अधिकारों का हनन होता है। और ये एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ चीजें होती है। इसलिए हमें अपने समाज में इन्हीं सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रॉपर नियमों की आवश्यकता होती है, और इसकी आवश्यकता या इसकी पूर्ति कौन करता है? हमारा संविधान करता है। तभी हम अपने समाज पे, अपने राष्ट्र पे क्या करते हैं, मतलब एक संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं, या देश में एक एकता को स्थापित कर सकते हैं। उसके पास संविधान को बनाने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वे बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। चूंकि जो संविधान, नेपाल का जो संविधान था वो उसका जो निर्माण हुआ था वो इतने सही तरीके से नहीं होता। वहां की जो जटिल प्रक्रिया थी वो काफी जटिल थी, और इसी वजह से 1948 के बाद जो नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। मतलब अब तक नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहां पे 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। इसके बाद भी वहां की जो जनता है वो पूरे तरीके से अपने देश के संविधान से संतुष्ट नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में 2014-15 के टाइम में मधेशी आंदोलन नेपाल में, जब नेपाल में संविधान बना था, तो जो संविधान के कुछ प्रावधान थे, तो जो नेपाल का जो तराई एरिया है जहाँ पे मधेशी लोग रहते हैं, उन्होंने कितना मतलब वहां पे आंदोलन छेड़ रखा था, अपनी सरकार का विरोध किया था, और काफी हिंसाएं भी हुई थी। तो इसी वजह से हमें मतलब जब भी संविधान का निर्माण करें तो हमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखना होता है, उनके अधिकारों का, उनकी राय, और उनके द्वारा जो चुने हुए नेता होते हैं उनकी बातों को सुनने की आवश्यकता होती है। तभी हम एक बेहतर संविधान बना सकते हैं और जो देश के सभी नागरिकों को स्वीकार्य हो। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीतिक पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजनीतिक नामक संस्था को खत्म करना और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों को मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बने रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। राजा ने अक्टूबर 2000 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली थी। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता। नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 2015 में
नेपाल में जब नए संविधान को अपनाया गया तो वहाँ के मतलब मधेसी लोग थे, कहीं ना कहीं उनको ये लगा था कि जो हमारे अधिकार है, हमारे अधिकारों को इस संविधान में सही तरीके से मेंशन नहीं किया गया है या हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है, इससे उन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे आंदोलन छेड़ा था 2015 में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेपाल में राजतंत्र को कब खत्म किया गया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल कब बना, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि 2008 में। और वहाँ की जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है जनता द्वारा, मतलब यहाँ की जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है जनता के द्वारा चुनी गई थी। और संविधान सभा में संघर्ष में, मतलब संविधान की मांग या संविधान निर्माण में सबसे आगे कौन थी, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अभी आपने देखा था कि जो एक केपी ओली थे वो भारत के खिलाफ मतलब बहुत सारी ऐसी बयानबाजी थी, कहीं ना कहीं चीन के कारण ऐसा वो कर रहे थे कि भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि अब तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री वो बदल गए हैं और अब ऐसी चीजें नहीं है जो भारत के खिलाफ। इस चीजों को आप देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है और इसको आप रीड करिएगा। जैसे कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। मतलब वही है कुल मिला के कि अपने अधिकारों की बात, अपने देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की बात और उनके अधिकारों को मानना और उनके अधिकारों को रखना और उनका संरक्षण करना। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा की बात करें तो उसमें कुछ विशेष नहीं है, एक बार इसको रीड करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं कि आखिर कोई संस्था वो बनाई कैसे जाती है। हालांकि वो पूरी तरीके से जो मैंने पहले डिस्कशन किया था वही चीजें थी कि संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट दिया जाता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेती है। कहने का तात्पर्य जैसे मान लीजिए भारत की विधायिका ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो उसमें जो विपक्ष लोग हैं या विपक्षी पार्टियां हैं या देश का कोई नागरिक है या कोई गैर सरकारी संगठन है, वो वहां पे न्यायालय में जा सकता है और सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून है उनके खिलाफ याचिका दायर करता है। जहां पे अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो अवैध हैं या प्रासंगिक नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक लगा देता है। जैसे संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल नियम प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। मतलब कोई भी संस्था है, उस संस्था में मतलब जब भी कोई चीज हम कोई संस्था बनाते हैं, उसकी रूपरेखा बनाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो उस संस्था को चलाने के लिए आवश्यकता होते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जहाँ पे थोड़ा सा वो लचीला भी हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो वहां पे मतलब कठोर भी हो, और कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें बराबर का संतुलन भी हो, जिसमें बदलती आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। जैसा कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है कुछ कठोर है, कुछ लचीला है और कुछ में संतुलन है। दूसरी ओर के यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सके। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को नवे अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज महसूस करें कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। आपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त होगा। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यह व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। अर्थात यह कि जिन लोगों को हमने संविधान निर्माण हेतु चुना था, क्या वो विश्वसनीय थे, क्या वो इतने योग्य थे कि वो संविधान का निर्माण कर सके, और अब क्या उनमें इतनी योग्यता थी जिनको इस बात का पता था
कि हमारे देश की जो भूभौगोलिक राजनीति, हमारे देश की जो जनता है उसकी मांगे क्या हैं और अपनी जनता की भावनाओं को समझने में सामर्थ्य थे या नहीं थे, यही सारी बातें हैं। भारतीय संविधान कैसे बना, अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की बना कैसे भारत का जो संविधान है। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, मतलब जो भारत का संविधान है वो किसने बनाया, संविधान सभा ने। कैसे, अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहले जो संविधान सभा है, ये जो संविधान सभा इसका जो निर्वाचित इसको किया गया था वो कब किया गया था, मतलब भारत की का जो बटनबारा हुआ, जो पाकिस्तान और भारत का जो बटनबारा, उससे पहले ही भारत की संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था अविभाजित भारत में। इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। मतलब जो पहली बैठक हुई वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः 14 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने, मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो हमारा संविधान है उस संविधान सभा की जो रचना हुई थी या संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था किसके आधार पर, वो था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था अपनी जो संविधान सभा की संरचना इसके निर्माण के लिए। अगर इस योजना की अगर बात करें तो जैसे प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। जो सीटों का बंटवारा हुआ था तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक सीटों का बंटवारा किया गया था। जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम देखेंगे दोस्तों, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे, तभी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। मतलब ये है कि जो प्रत्यक्ष, जहां पे ब्रिटिश शासन के जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे वहां पे टोटल जो मेंबर थे वो 292 थे, और जो देशी रियासतें थी उनको 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख, सामान्य में इसकी जो इसका जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो हुआ था 3 समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य में। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को, दोस्तों ये लाइन आप लोग यहाँ पे इसको मेंशन करिएगा क्योंकि ये लाइन यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में। तो क्या कहता है कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। सेकंड पॉइंट जो है वो है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका। उनके परामर्श से तय किया गया कि जो नेक्स्ट स्टाइल है इसकी हमारी वो है संविधान सभा का स्वरूप। बेसिकली जो संविधान सभा थी इसका निर्माण कैसे किया गया था, वो था 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रांतीय प्रतिनिधि भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। मतलब जब भारत का विभाजन हो गया और जब इस बात की घोषणा हो गई कि भाई भारत का विभाजन हो जाएगा तो सीधी सी बात है जो पाकिस्तान के क्षेत्र से संबंधित जो संविधान सभा के सदस्य थे वो इसमें शामिल नहीं होंगे, जो संविधान सभा है हमारी। और संविधान सभा के जो वास्तविक सदस्यों की संख्या थी वो 299 हो गई, और इनमें से जो 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। मतलब टोटल जो मेंबर थे उनमें से घटकर जो संख्या थी वो 299, और इस 299 में से जो
टोटल जो मेंबर थे जो उपस्थित थे 284, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने ही अंतिम रूप से संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अर्थात जो 284 मेंबर थे, 284 मेंबर जो 284 सदस्य थे, इन्होंने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। कई बार स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभेषका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हो, लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकाल्पनिक हिंसा से सही सबक भी लिया। अर्थात जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारत के जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल बिहार का जो एरिया था, मतलब कई ऐसी हिंसात्मक घटनाएं घटी जिससे देश में मतलब लाखों की जनसंख्या जो है आपस में लोग लड़े और काफी ज्यादा लोगों की जाने गई। और कहीं ना कहीं इससे जो महात्मा गांधी जी थे वो काफी हताहत हुए थे और काफी दुख, उन्होंने उस एरिया की यात्रा भी की थी। और मतलब लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह देश के विभाजन को रोक नहीं पाए, बल्कि जो संविधान निर्माता थे और उन्होंने मतलब इस संविधान निर्माण के समय जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में मतलब अपने आप को विचलित होने नहीं दिया और एक बेहतर संविधान का निर्माण किया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक को अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक वो तो सुरक्षित होंगे और धार्मिक मतलब धर्म को लेकर भी कोई ऐसी बातें नहीं है जिसका कोई प्रभाव पड़ेगा। यद्यप हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। मतलब यह है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, बल्कि वो प्रतिनिधि परक थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस जहां पे मैंने हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट चीजें, आप उसको एक बार रीड करेंगे तो चीजें समझ में आएगी। जैसे सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें ये नंबर भी पूछ सकता है कि जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे ये टोटल कितने थे, 28 थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, उसे 82 सीटें प्राप्त थी। जो संविधान सभा थी विभाजन के बाद एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका वर्चस्व था, वो था कौन, कांग्रेस थी। और कितनी सीटें, 82 सीटें प्राप्त थी। संविधान सभा के कामकाज की शैली, मतलब कामकाज की शैली का तात्पर्य है कि हमारी जो संविधान सभा है वो किस प्रकार कार्य करती है, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसे उसने काम किया संविधान निर्माण के समय। तो संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, मतलब जो हमारी संविधान सभा के जो मेंबर थे वो देश की ही जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, पर मोटे मोटे तौर पर तो हम इस बात को मान सकते हैं। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्य के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार, जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हो। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल यही अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते हैं, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद वो। कहने का तात्पर्य है कि जब संविधान सभा के जो मेंबर थे, जब निर्माण संविधान सभा के निर्माण हेतु जब संविधान था, संविधान के निर्माण हेतु जब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे तो कई बार ऐसे मुद्दे आए जहां पे आपस में इनके मतभेद हुए। लेकिन इन मतभेदों के आधार पर ऐसा नहीं कि आपस में लड़ने झगड़ने लगे हों और इन्होंने संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसको बीच में रोक दिया और अलग हो गए हों। मतलब जो मतभेद थे वो मतभेदों को इन्होंने एक दूसरे के सामने रखा और एक जो सकारात्मक चीजें थी वो आपस में मतलब उसको लेके आए और उसको फिर जोड़ा। मतलब जिसपे सब लोग सहमत हों उन प्रावधानों को इन्होंने संविधान में समाहित किया और जिससे समाज के सभी वर्गों का क्या हो, रक्षा हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।
जो आपस में जो संविधान सभा के मेंबर थे इनके बीच जो वास्तव में मतभेद होते भी थे तो वो थे वैध सैद्धांतिक आधार पर। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत राज्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, मतलब ये ऐसे मुद्दे थे जहां पे जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए चर्चा कर रही थी वहां पर मतलब इन ये मुद्दे थे जहां पर आपस में जो मेंबर थे या जो सदस्य थे उनके बीच मतभेद उभर कर सामने आए, मतलब आम सहमत नहीं बन रही थी। जैसे शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत। दूसरा, राज्य के बीच संबंध, राज्य और केंद्र के बीच कैसा संबंध और राज्य के बीच कैसा संबंध, और न्यायपालिका को कितनी शक्तियां देनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए नहीं, मतलब जो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की बात है वो प्रावधान को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही, तो कई बार ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक आधुनिक राज्य की बुनियाद या आधुनिक राज्य के बुनियाद की क्या आवश्यकताएं हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि केंद्रीकृत प्रणाली, विकेंद्रीकृत, ये सारे प्रावधानों को, ऊपर वाले जो प्रावधान है इनको आपको थोड़ा सा एक बार रीड करना है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, यह प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन मैंने किया है तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि संविधान का ऐसा कौन सा प्रावधान था कि जो सार्वभौमिक, मतलब जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया, आम सहमत से जो संविधान सभा के सभी मेंबर थे, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसका मतलब ये होता है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने वाला जो नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि इसमें कहा गया कि वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। इस सभा के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया, मतलब जो संविधान निर्माण के समय जो चर्चा हो रही थी वो तार्किक थी, ऐसा नहीं थी कि मतलब किसी चीजों का अनुकरण किया गया था, या आपस में मतभेद जो हुए वो भी तर्कपूर्ण थे, और उनके बीच जो भी आपस में वाद विवाद हो रहा था किसी भी मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं उसका जो बाद में जो निष्कर्ष निकला वो कहीं ना कहीं तर्कपूर्ण आधार या वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने वो मतभेदों को दूर किया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा देते। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। इन सब चीजों को आपको स्किप कर देना, इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अब यहाँ पे अपन आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो संविधान सभा, इसकी कार्यविधि की अगर बात करें तो सार्वजनिक विवेक का मतलब ये है कि जैसे संविधान सभा की टोटल कितनी कमेटियां थी, 8 कमेटियां थी, जिसमें से जो जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में कितनी कमेटियां थी, 8 कमेटियां थी, और इनमें से कौन कौन प्रमुख थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों ने इन कमेटियों की अध्यक्षता की। ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। वो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के बड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के पर्याप्त काम करने का आरोप लगाते थे। मतलब जो भीमराव अंबेडकर जी थे, वो उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस और गांधी जी है, मतलब इनकी आलोचना करते थे और कहते थे कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के पर्याप्त काम इन लोगों ने नहीं किया। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत, मतलब जो पटेल और नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इनमें भी मतलब ऐसी बहुत सारी बातें थी जिनमें आम सहमत नहीं थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज से असहमत हो तो ये नहीं कि आप अलग हो जाएं, बल्कि आपस में मिलकर बैठ के काम करिए। असहमत होना मतलब विचारों में असहमति होना एक अलग चीज है, लेकिन उसको वो आपकी जो असहमति हो उससे ना तो राष्ट्र का नुकसान होना चाहिए, ना समाज का, ना ही देश की जनता का नुकसान होना चाहिए। वो आपके विचार है। अगर आपके विचारों में आप जो अपनी बात रखे हैं उस बात में कोई ऐसी कमी है तो उसको आप पहले खुद उसका विश्लेषण करें, अगर कोई कमी तो उसको दूर करने का प्रयास करें।
प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरे संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया, मतलब ये है कि जो संविधान के प्रावधान है वो केवल कोई एक कमेटी नहीं बनाई, बल्कि 8 कमेटियां थी और इन 8 कमेटियों का कुछ न कुछ योगदान था। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप से उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिन तक, मतलब जो संविधान है, संविधान निर्माण में जो टोटल समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 166 दिन। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे ये साइड में आपके लेफ्ट साइड में है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। चित्र देखिए, बड़ा ही अच्छा मतलब फोटो है, देखने में कितना गर्व महसूस होता है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इस चीज को, कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के, तो कई बार पूछ भी लेता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के जो सभापति थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, अगर आंदोलन की मैं बात करूं जैसे, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारतीय की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी, कोई समान ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमत न होते जिन्हें संविधान में रखा जाना था। मतलब यही कहने का तात्पर्य कि केवल ये नहीं जो भारत का संविधान बना है वो केवल सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा के दम पर बना है, बल्कि उसके पीछे और बहुत सारे ऐसे कारण और सिद्धांत होते हैं और इन्हीं के आधार पर जो संविधान है उसकी एक नींव रखी गई। इन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमत बनी एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, भारत की आजादी में के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनसे जो चीजें निकल कर आई थी, उन्हीं प्रावधानों को जो है संविधान जो हमारी संविधान सभा थी उनको एक सैद्धांतिक या उन्हें मूर्त रूप दे रही थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमें विरासत में प्राप्त हुए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए। मतलब जब संविधान सभा बैठी संविधान बनाने के लिए, तो जो मुद्दे थे उन मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो जो पहला मुद्दा ये था कि भारत में जो सरकार है उसकी स्वरूप कैसा होना चाहिए और उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए और हमें किन किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर क्या हुआ? विचार विमर्श किया। तो इन चीजों को आपको नोट रखना है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। मतलब यही है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान, जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय जो जो सिद्धांत थे, जो जो बातें थी संविधान सभा में लाया गया, तो उसकी कहीं ना कहीं एक झलक जो है 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसकी झलक हमें कहाँ पे मिलती है? इस उद्देश्य प्रस्ताव में, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया था। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें प्रावधान क्या थे? जैसे संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था कि जो संविधान सभा है, ये जो बैठक कर रही है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको परिभाषित किया गया। दूसरा यह है कि इस प्रस्ताव में संविधान सभा की आकांक्षा और मूल्यों को, मतलब जो संविधान सभा उसकी आकांक्षा, उसके मूल्य क्या, उसको भी इसमें मेंशन किया गया। अगला जो बिंदु जिसमें संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता एवं सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। मतलब जो समानता है, स्वतंत्रता है, लोकतंत्र और संप्रभुता है, इन सभी बिंदुओं को इन सभी जो बिंदु है इनको एक सार्वजनिक पहचान जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। तो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि हमारा संविधान क्या है, तो हमें आपको बताना है हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। मतलब वर्तमान में जो सरकार है
जो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो जो वर्तमान की सरकार है, जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, वो मतलब उस आधार पे है कि जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन में के दौरान जो आश्वासन अपने देश की जनता को दिया था, उन्हीं आश्वासनों को पूरा करने के लिए हम अपने सरकार का गठन करेंगे। और यही प्रावधान सरकार की गठन और उसकी संरचना के लिए संविधान में, जो संविधान सभा थी, उसने इसी आधार पर कार्य किया है और ऐसे ही प्रावधानों को मेंशन किया गया है। संस्थागत व्यवस्था, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। मतलब जो संविधान है वो संविधान कैसा रहे कि लोकतांत्रिक और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत से विचार मंथन किए। मतलब यही जो संविधान सभा थी, जब संविधान निर्माण के लिए आपस में बातचीत कर रहे थे या विचार विमर्श कर रहे थे, तो शासन के तीनों अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए विचार विमर्श किया गया था। मतलब किसी के पास भी ऐसा ना हो कि ज्यादा शक्ति हो और तीनों जो अंग हैं ये आपस में एक दूसरे की शक्तियों के खिलाफ या उसका अतिक्रमण करे, या इनमें आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद, बल्कि तीनों को बराबर शक्ति दी। और तीनों अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं, तीनों में से कोई भी एक जो अपने दायरे से बाहर जाकर कार्य करता है, तो दो अंग जो है उस पर कुछ न कुछ कार्यकारी या नियंत्रणकारी जो शक्तियां उनका इस्तेमाल करके इन पर रोक लगा सकते हैं। यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता, 1957 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता। मतलब इसके बारे में आप सोचिएगा थोड़ा सा, कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल। उद्देश्य प्रस्ताव के अगर प्रमुख बिंदुओं की मैं बात करूं तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र में देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों के संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, कानून के समक्ष क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा। ये सभी जो एक एक वर्ड है, इनको एक एक वर्ड को जहां पे मैंने अंडरलाइन किया, इसको आपको पढ़ना है और रट डालना है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता थल, जल, आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सब राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश सुरक्षा पूर्वक पूर्ण योगदान देगा। मतलब कि अगर विश्व में कोई ऐसी चीजें आती हैं या जहां भी मानव कल्याण से संबंधित चीजें हों, वहां पे सरकार या जो भारत है उसकी भागीदारी सुरक्षा पूर्वक होगी। जैसे मान लीजिए नेपाल में जो अभी भूकंप आए थे, और भी जब कोरोना वायरस के दौरान चाइना में जो चीजें चल रही थी, तो भारत ने वहां पे मदद की पेशकश की थी। जैसे मालदीव में या पड़ोसी देश श्रीलंका में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो वहां पे भी भारत हमेशा मदद के लिए तत्पर रहता है। तो ये हमें जो संविधान में इस चीज के प्रावधान है कि अगर विश्व शांति मानव कल्याण के लिए कार्य करने की बात आएगी तो भारत स्वेच्छा से वहां पे अपनी भागीदारी निभाएगा। फिर इस व्यवस्था को स्वीकार किया है जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। वही है, कुछ नहीं है कि मतलब आपस जो तीनों अंग हैं इनके बीच शक्तियों का जो वितरण किया गया है वो एक युक्त युक्त वितरण किया गया है। मतलब किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि किसी एक अंग को ज्यादा शक्ति दी गई है, दूसरे को कम दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं, बराबर है, तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकती है। शासकीय संस्थाओं के सार्वधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग अनुभवों को सीखने में कोई संकोच नहीं। मतलब जब जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने जब संविधान निर्माण के दौरान जो बातचीत चल रही थी, जो विचार विमर्श चल रहा था, तो दूसरे देशों के जो संविधान के में प्रावधान दिए गए थे उन पर भी इन्होंने मतलब विचार विमर्श किया और उनके कुछ प्रावधानों को इन्होंने अपने संविधान में समाहित भी किया। बट वहां के जो प्रावधान थे पूरी तरीके से इन्होंने कॉपी नहीं किया, बल्कि उनके जो कुछ अच्छे बिंदु थे और अपने देश की जो उस समय की परिस्थितियां थी और भविष्य में जो परिस्थितियां हो सकती थी, उन सभी चीजों को समाहित करते हुए एक बेहतर संतुलन स्थापित करते हुए इन्होंने उन देशों के संविधानों के कुछ प्रावधानों को अपने संविधान में समाहित किया, बट उसमें कुछ नई चीजों को जोड़ते हुए अपने देश और अपने समाज और अपने देश के नागरिकों के अनुसार।
लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची या मानसिकता का परिणाम नहीं। जैसे देखिए, जो भारत का संविधान बना, जो भारत के संविधान से, उन पे यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने दूसरे देशों के संविधान का अनुसरण किया या नकल किया। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने उन बिंदुओं, जो अच्छी चीजें थी, जो सकारात्मक बातें थी, उनका अनुसरण किया, इन्होंने नकल नहीं किया, बल्कि वहां से चीजें ली हैं और अपने देश और अपने समाज की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार उन बिंदुओं में कुछ चीजें नई जोड़ी और उसको वहां पे जोड़ा, जो अच्छी चीजें हैं। और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने नकल किया है किसी चीज का, क्योंकि उस समय की जो आवश्यकताएं थी, और अगर कोई अच्छी बात है तो हमें दूसरे से आवश्यक या जरूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे भारत का सौभाग्य था कि हमारा संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विषय से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया, उन्हें अपना लिया। कहने का सेम तात्पर्य वही है दोस्तों, कि जो हमारी संविधान सभा थी, विश्व की जो अच्छी बातें थी, जो सकारात्मक चीजें थी, उनको ग्रहण किया है और उन्हें अपने संविधान में डाला है। इसमें जैसे दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं कि विश्व इतिहास में इस पड़ाव बनाए गए संविधान में कुछ नया भी हो सकता है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातें हैं ये, इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है। और दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें यह है कि विभिन्न देशों से जो हमने, मतलब हमारा जो संविधान है, इसमें किन किन चीजों को जो हमने सम्मिलित किया वो किस देश से लिए गए। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके चीजों को आप याद कर लीजिएगा या कहीं किसी पेज में लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसले, ये प्रावधान हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। सरकार का संसदीय स्वरूप, ब्रिटेन से लिया। कानून के शासन का विचार कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। कानून निर्माण की विधि कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। और आयरलैंड के संविधान की मैं बात करूं तो दो चीज लिया, क्या, एक चीज है मत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया हमने, डीपीएसपी कहां से लिया हमने, आयरलैंड के संविधान से। जो फ्रांस का संविधान था, यहाँ से क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। यहाँ से जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये चीज दोस्तों ध्यान में रखना होगा कि ये जो बिंदु हैं, यहाँ से पीसीएस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अमेरिका का संविधान, वहां से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मामला है दोस्तों, कई बार ऐसे हमारी जो देश की सर्वोच्च न्यायालय, उस पर ये आरोप लगाया जाता है, न्यायिक सक्रियतावाद का आरोप लगाया जाता है। अर्थात जो न्यायपालिका है वो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर, मतलब विधायिका की जो कार्य प्रणाली है उस पर हस्तक्षेप करती है, उसके अधिकारों पर अतिक्रमण करती है, ये आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि उचित नहीं है। और जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता, और जो ये प्रावधान है, जैसे एक संघात्मक सरकार या अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, एक सशक्त केंद्रीय सरकार, मतलब एक मजबूत केंद्र सरकार की बात हो, या अर्ध संघात्मक सरकार का, तो ये प्रावधान कहां से लिए गए, ये कनाडा से लिए गए। और जो अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, ठीक है ना, राज्यों के पास नहीं है। तो ये अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत, ये कहां से लिया गया, हमने कनाडा से लिया गया। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है, ये यहीं पे एंड होता है। और चूंकि टाइम काफी हो गया है, बाकी आप निष्कर्ष में इसमें पढ़ सकते हैं कि संविधान निर्माता की बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टि का प्रमाण, मतलब इससे आपको कहीं ना कहीं अपने व्यवहारिक जीवन में चीजों को रिलेट करने का और कुछ सीखने का, और थोड़ा सा जब विश्लेषण करेगा तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट जो इसका चैप्टर होगा वो हम कल डाल देंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों धन्यवाद।